नमस्कार जी, मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद। आज हमारा फिर टॉपिक वही रहेगा, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, पेपर 3 बीएड सेकेंड ईयर का, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों में क्या अंतर है। किसे हम जो है नॉर्मल चाइल्ड कहेंगे, किसे हम जो है स्पेशल चाइल्ड कहेंगे। यदि हम जो है नॉर्मल चाइल्ड की बात करें तो नॉर्मल चाइल्ड का मतलब है कि वे बालक जो शारीरिक रूप से सुडौल और स्वस्थ होते हैं और उनमें कोई भी मानसिक और शारीरिक बीमारियां नहीं होती हैं। दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर लाइफ। वे स्नेह, सहयोग, दया, सहनशीलता, भाईचारा आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं। एंड देयर एकेडमिक अचीवमेंट इज नॉर्मल। और उनका IQ 90 से 110 के बीच में रहता है। उनमें क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा आदि की भावना कम होती है। वे एक दूसरे के साथ स्वयं घर में, विद्यालय में, समाज में आसानी से अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। और दे आर ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। आशावादी होते हैं, निराशावादी, पेसिमिस्टिक नहीं होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं। दे आर नॉट एम्बिशियस। वो एम्बिशियस नहीं होते हैं, बल्कि जीवन को व्यवहारिक ढंग से देखते हैं। सादा जीवन में विश्वास करते हैं और हमेशा संतोष प्रिय होते हैं, संतोष करते हैं। आप हम सब जब अपने स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे तो लगभग जो है एज ए नॉर्मल चाइल्ड हमको ट्रीट किया गया होगा। क्यों? क्योंकि न ज्यादा एम्बिशियस, अपनी मेहनत करना, काम करना और इमोशनली जो है हम बैलेंस, ठीक है। एंड और हमारा जो दृष्टिकोण था वो हमेशा क्या था? ऑप्टिमिस्टिक, और लाइफ को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते थे। ये सब नॉर्मल चाइल्ड। अब बात आती है कि विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो उसके बारे में अगर देखें तो विशिष्ट बालक एक विशिष्ट बालक ही होते हैं, ठीक है। तो जिसे हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जो है प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं और मंदबुद्धि भी हो सकते हैं और पिछड़े भी हो सकते हैं। इनमें कुछ शारीरिक दोष भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम विशिष्ट बालकों को 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला है हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक। दूसरा बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक। तीसरा मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बालक। और अंतिम और चौथा है प्रॉब्लम चिल्ड्रन या समस्यात्मक बालक। अब प्रतिभाशाली किसे कहेंगे? तो प्रतिभाशाली के लिए जो है टर्मन और ओडन ने एक डेफिनेशन दी है कि प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचना और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जो इनकी विशेषताएं क्या है? विशाल शब्दकोश, अच्छी वोकैबुलरी रहती है, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, मेंटल प्रोसेस बहुत जल्दी रहती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। एक सामान्य नॉर्मल चाइल्ड जैसे काम करता है ऐसे नहीं, वो जो है सबसे डिफरेंट तरीके से काम करने का। और सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैट मीन जनरल नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। तो इनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सामान्य रूप से कक्षाओं में उन्नति, विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और विशेष अध्ययन की सुविधा,
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और साथ साथ में सामाजिक अनुभव के इनको अवसर दिए जाएं। तो इसलिए जरूरी है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए ये सारी चीजें। दूसरा आता है हमारा बैकवर्ड चाइल्ड या पिछड़े बालक, पिछड़ा बालक। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, क्लासरूम में जो भी काम मिला है उस काम को वो नहीं कर पाता है और अच्छा की आवश्यकता में पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। विशिष्ट बालकों की समस्या, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, पिछड़े बालक के प्रकार, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षा का महत्व, प्रतिभाशाली बालक की समस्याएं, विशिष्ट बालक का निष्कर्ष, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण, विशिष्ट बालक का अर्थ और प्रकार। उसके बारे में अगर हम देखें तो सोनल एंड सोनल के अनुसार पिछड़े बालक की जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। दैट मीन उनका एकेडमिक अचीवमेंट और बच्चों से कम रहता है। इसलिए इनकी जो विशेषता है पिछड़े बालक या बैकवर्ड चाइल्ड की, धीमी गति से सीखना, जैसे और बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन इनकी सीखने की क्षमता धीमी रहती है और जीवन में ये निराशा का अनुभव करते हैं। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति रहती है। दे हैव द टेंडेंसी अगेंस्ट द सोशल वर्क, जो सभी समाज के विरोध में जो है व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। अब इसके कारण क्या है? कारण दैट मीन कॉजेज ऑफ बैकवर्ड रिटार्डेशन। इसके लिए सामान्य से कम शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट पूरा नहीं है, या कोई शारीरिक दोष है, ठीक है, या कोई शारीरिक रोग है, निम्न सामान्य बुद्धि, आईक्यू कम रहता है, या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है या निर्धन है। इसकी शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? विशिष्ट विद्यालय की स्थापना, विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना, विशिष्ट अध्यापकों का संगठन, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति और क्लास को छोटे छोटे ग्रुप में बांटना और विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना, अध्ययन के विषय जो है इस तरह से निर्धारित करना जिससे कि बच्चा आराम से कर पाए, और साथ साथ में इनको हस्तशिल्प की शिक्षा बहुत जरूरी है। अगला है हमारा जो है मंद बालक या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। तो इसका मतलब है कि जो इनकी जो विशेषताएं हैं, विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा रहती है, इनको इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, मल एडजस्टमेंट, दैट मीन संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन, सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई होती है। एसिमिलेशन एक वर्ड है कि हम किस काम को, जो हमने नॉलेज लिया उसको कैसे एसिमिलेट करते हैं और कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मंद बुद्धि बालक इसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज है कि इनका मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास रहता है। इस तरह से मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष प्रकार की देखरेख की जरूरत होती है, इनके प्रशिक्षण के लिए, और साथ में इनके साथ व्यवहार, शिष्टाचार आदि की शिक्षा पर विशेष जो है जोर देना चाहिए। मंद बुद्धि बालकों को सामाजिक प्रशिक्षण, सामूहिक कार्यों, परिजनों, हर दिन की योजनाओं और विशिष्ट शिष्टाचार की शिक्षा दी जानी चाहिए। इनके लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक है। मोनोटोनस, जो भी जो है निष्क्रिय से कहते हैं नीरस, इस तरह की शिक्षा नहीं बल्कि सक्रिय और मनोरंजन शिक्षा की इनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला आता है हमारा प्रॉब्लम चाइल्ड, समस्यात्मक बालक, अर्थात जो कोई समस्या कर देता है, जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, उसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। बहुत सारे होते हैं ना, चोरी करना, झूठ बोलना, और उसके अलावा विद्यालय जा रहा हूं कह के जो है रास्ते में रुक जाना, बहुत सारी चीजें ऐसे जो है ये समस्यात्मक बालक है।
तो इनके प्रकार हैं जो है, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले, गुस्सा करने वाले बालक, और इस तरह के द्रव्यों का सेवन करें जो कि मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। दैट मीन मादक पदार्थों का, इस तरह से जो है लिक्विड्स या इस तरह की चीजें लेना जो कि जिनको नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है हमारे अलग अलग जो थे जो है। अब हम आते हैं इसी में कि यदि हम विशिष्ट बालक को देखें तो विशिष्ट बालक में जो है कि जैसे अभी हमने बताया था कि ये शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक गुणों में अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। स्पेशल चाइल्ड जो है आपके विशिष्ट बालक अन्य और इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में, उनका IQ 90 से 110 के बीच में रहता है। क्रुसेन के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप, सामान्य बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से इतने अधिक विचलित होते हैं कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सकते तथा जिसे विद्यालय में विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। यदि हम विशिष्ट बालकों के प्रकार के बारे में देखें तो ये 4 तरह के हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट, मानसिक रूप से विशिष्ट, शैक्षिक रूप से विशिष्ट और सामाजिक रूप से विशिष्ट। कौन कौन? शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से विशिष्ट, ये 4 तरह के हैं। अब जो शारीरिक रूप से विशिष्ट है उसमें दृष्टि विकलांग बालक हो सकता है, वाणी विकलांग हो सकता है, श्रवण दुर्बल बालक हो सकता है, गत्यात्मक अक्षम बालक हो सकता है। मानसिक रूप में प्रतिभा संपन्न बालक, जैसे गिफ्टेड चाइल्ड बोला था, क्रिएटिव चाइल्ड बोला था, सृजनात्मक बालक और मेंटली रिटार्डेड, मानसिक मंद बालक। शैक्षिक रूप से देखें तो शैक्षिक तीव्र बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, सीखने में अयोग्य बालक। सामाजिक रूप से देखें तो जो मल एडजस्टेड है, समस्यात्मक बालक और डेलिक्वेंट, बाल अपराधी, विचलित बालक, नशे के आदी बालक, संवेगात्मक रूप से विचलित बालक। अगर हम शारीरिक विकलांगता की बात करें तो शारीरिक विकलांगता में जो है शारीरिक विकलांगता की बात करें तो शारीरिक विकलांगता में जो है जैसे नेत्रहीन हो गए, मूक, बधिर, विरूपित, ऑर्थोपेडिक, लूले लंगड़े आदि जो है। अब इसी में चलते हैं दृष्टि विकलांगता, देखने की जो है, जिसमें विकलांग देखने के लिए। दृष्टि विकलांगता मानव समाज की सबसे दुखद स्थिति है, सबसे दुखद। और इस विकलांगता का प्रमुख कारण जो है संक्रामक रोग, दुर्घटना, चोट या फिर हेरिडिटरी या विषैले पदार्थों का प्रयोग है। 60 से 70% बच्चे संक्रामक रोग के कारण ही दृष्टिहीन होते हैं। दृष्टिहीन बालक को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। जन्मजात अथवा पूर्वार्ध वर्ग, इसमें 5 वर्ष से पहले आते हैं। दूसरा, इसमें वे पूर्वार्ध आते जो 5 वर्ष के बाद अपनी दृष्टि खोते हैं। तीसरा है आपका आंशिक जन्मांध, और उसके बाद है आपका आंशिक अंधता वर्ग, आंशिक दृष्टिहीन बालक जो कम देख सकते हैं, जैसे जिसमें दृष्टि विकार हो सकता है किसी रोग के कारण या कमजोरी के कारण। 5वां है आंशिक जन्मजात दृष्टि के बालक केवल नाम मात्र ही देख पाते हैं। और 6ठा है आंशिक दृष्टि वर्ग के बालक किसी कारण से सामान्य दृष्टि को खो देते हैं। तो ये तो आपका जो है विजुअल इंपेयरमेंट था। अगला है आपका श्रवण विकलांगता, हियरिंग इंपेयरमेंट। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत ये दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है मूक बधिर विकलांगों का। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो किसी कारण से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ होते हैं। ये वंशानुक्रम या वातावरण किसी भी कारण से हो सकता है। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं: जन्म से पूर्व के कारण, जन्म के बाद के कारण और जन्म के समय के कारण। जन्म से पूर्व के कारण में मां का संक्रामक रोग हो सकता है, तेज दवाओं का सेवन हो सकता है, नशीले पदार्थों का प्रयोग हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, रहन सहन की दशाएं हो सकती हैं।
जन्म के बाद के कारण में दुर्घटना से विशेष अंग का नष्ट होना, तीव्र आवृत्ति वाली ध्वनि में रहना, संक्रामक रोग जो क्षमता को प्रभावित करते हैं। समय से पूर्व, यदि जन्म के समय के कारण देखें तो समय से पूर्व जन्म का होना, जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी, प्रसव के बाद समय की उपकरण और जन्म के तुरंत बाद पोलियो का होना। इस प्रकार से जो है श्रवण दोष बालकों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि श्रवण दोष में ये है कि बच्चे सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, कितना सुन पाते हैं, कितना नहीं सुन पाते हैं, और किस तरह से वो जो है सुनते हैं और क्या क्या सुनते हैं, ये सब उसके बारे में इसमें यहाँ विस्तृत वर्णन है। और सुनने के लिए उनमें क्या क्या कमियां होती हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि उसका विकासात्मक पैमाना लिया जाए, चिकित्सीय परीक्षण किया जाए, जीवन इतिहास विद किया जाए या क्रमबद्ध निरीक्षण भी किया जाए। तो ये सब इसके अंतर्गत है और यही उनके लिए अच्छी जो है शिक्षा की व्यवस्था हो। अगला आता है हमारा वाणी दोष। वाणी दोष संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। दैट मीन बोलने में वाणी दोष में सुनने वाला व्यक्ति क्या कहा है इस पर ध्यान न देकर किस प्रकार कहा जा रहा है इस पर ध्यान देता है और श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे श्रोता एवं वक्ता दोनों ही परेशान होते हैं। वाणी दोष के अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी का विकास आदि आता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। और इनको जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, आंगिक विकृति, सामान्य वाक विकृति, मानसिक वाक विकृति और विशेष वाक विकृति, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग हम इसको बांट लेते हैं। अगला है हमारा अस्थि विकलांगता या ऑर्थोपेडिक जिसे कहते हैं। जो है अस्थि विकलांग बालक वे होते हैं जिनकी मांसपेशियां, अस्थि व जोड़ों में दोष या विकृति होती है जिससे वह सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। उन्हें विशेष सेवाओं, प्रशिक्षण, उपकरण, सामग्री तथा सुविधाओं की आवश्यकता होती है और पोलियो ग्रस्त इसी में आते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। वंशानुगत कारण हो सकता है, जन्मजात कारण हो सकता है, अर्जित कारण हो सकता है। अगला आता है हमारा जो है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें प्रतिभाशाली, मानसिक मंद, सृजनात्मक बालक आते हैं और इनका आईक्यू जो है हमेशा 140 से ऊपर रहता है। इनके पहचान के लिए हम परीक्षण कर सकते हैं, शिक्षक के निरीक्षण के आधार पर कर सकते हैं या अभिलेखों के आधार पर कर सकते हैं। तो जैसे बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इसमें जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो गए। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हो गया, अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, अभियोगिता परीक्षा हो गई, एप्टीट्यूड टेस्ट। इस तरह से हम इनको ले सकते हैं जो है। और अभिलेखों के आधार पर देखें तो संचयी अभिलेख हो गया, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो गया, स्वास्थ्य अभिलेख हो गया। तो इस तरह से हम इसको ये कर लेते हैं जो है। अगला आता है हमारा मानसिक मंद बालक। जो मानसिक मंदता एक ऋणात्मक संकल्पना है। मानसिक रूप से मंद बालक घर, समाज तथा विद्यालय का कार्य नहीं कर पाते हैं। डॉल ने 1941 में मानसिक मंदता की पहचान के लिए 6 प्रमुख बातें बताई हैं। नंबर 1 है जब बालक सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन न कर सके, जब बालक अपने साथियों के साथ मित्रवत व्यवहार न कर सके, जब व्यवहारिक तथा वातावरण संबंधी कारणों से उसका मानसिक विकास न हो सके, जब बालक उतना कार्य न कर सके जितना उस आय के लोगों से आशा की जाती है, विशेष शारीरिक दोष के कारण वह सामान्य कार्य न कर सके। और छठा है जब बालक में कुछ ऐसे दोष हों जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। तो मानसिक मंदता का अगर वर्गीकरण करें तो इसको 4 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शारीरिक अवस्था के आधार पर, दूसरा मंदता की मात्रा के बैकवर्डनेस के आधार पर, दूसरों पर आश्रित रहने के आधार पर और तीसरा है बुद्धि लब्धि या आईक्यू के आधार पर। इसके कारण भी वही 3 हैं, जन्म के पूर्व के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के पश्चात के कारण। तो इनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा की, जैसे कक्षा का आकार छोटा होना और निर्देशन जो है व्यक्तिगत रूप से करके सीखना। तो ये सारी व्यवस्था इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो शैक्षिक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं वह 2 प्रकार से हैं। एक है आपका शैक्षिक पिछड़े बालक। शैक्षिक पिछड़े बालक तो
पिछड़ेपन को भी हम 3 आधार पर जो है विभाजित कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर, आईक्यू के आधार पर, एकेडमिक अचीवमेंट शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, या फिर शैक्षिक लब्धि के आधार पर जो है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पिछड़ेपन के व्यक्तिगत कारण हो सकता है, पर्यावरणीय कारण हो सकता है, ठीक है, और साथ में हेरिडिटरी हो सकता है, संवेगात्मक कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। तो इनके लिए जो है विशिष्ट कक्षाएं का होना जरूरी है। सामान्य में विशिष्ट कक्षा का प्रावधान जरूरी है। अगला आता है सीखने में अक्षम बालक, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं। सीखने में अक्षम बालक उन बालकों कहते हैं जो कि मौखिक अभिव्यक्ति, सुनने संबंधी क्षमता, लिखित कार्य, मूलभूत पढ़ने की क्रियाओं में गणितीय गणना, गणितीय तर्क, स्पेलिंग, उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा बौद्धिक योग्यताओं में सार्थक विभेद दिखाई देते हैं। दैट मीन यह डिफरेंस किसी और अक्षमता का परिमाण नहीं होता। यह बालक ठीक प्रकार से सुन, सोच, बोल, पढ़ तथा लिख नहीं पाते हैं। विशेषता क्या है इसकी? सीखने में अक्षम बालकों, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन से कहते हैं, सीखने में अक्षम बालकों में मुख्य रूप से अतिक्रियाशील, विलंबित वाणी विकास, पढ़ने लिखने तथा गणित की समस्या तथा स्मृति आदि पाए जाते हैं। कारण कई हो सकते हैं, ठीक है। पारिवारिक कारण हो सकता है। पारिवारिक कारण में जैसे सीखने में अक्षमता, जो सीखने में जो है परिवार में इस तरह से एक बच्चा नहीं सीख पा रहा है, या डिस्लेक्सिया है, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सिर में चोट लग जाना, ठीक है, या फिर नर्वस सिस्टम किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाना, ये तो जो है पारिवारिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारक अगर देखें तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता अपने आप जो है, और अनुशासन में नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर देखें, पर्यावरणीय कारण देखें तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गलत आहार है, और परिवार में उचित भाषा का प्रयोग नहीं होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक देखें तो विद्यालय में उसकी उपस्थिति ठीक नहीं है, कार्य करने में उसका मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, और ठीक प्रकार से वह जो है शिक्षा नहीं ले पाता है। अगर हम सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक की बात करें तो समाज के अनुरूप व्यवहार न कर सकने वाले बालक सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसमें आपके जो बाल अपराधी आते हैं, डेलिक्वेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। हैली के अनुसार एक बच्चा जो सामान्य व्यवहार से प्रस्तावित मानकों से भिन्न व्यवहार करता है अपराधी बालक कहलाता है। जैविकी दृष्टिकोण के अनुसार बालक के नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की गड़बड़ियां होना, वह असमझ होने पर वह इस तरह से जो है असामाजिक व्यवहार करने लगता है। इस असामाजिक व्यवहार करना उसके लिए वह जो है सामाजिक व्यवहार करना शुरू कर देता है, जिसे हम बाल अपराधी भी कह देते हैं। जो है बाल अपराधी अगर हम देखें तो उसके लिए विश्लेषण करें तो अपराधी बालक सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और सामाजिक मानकों का उल्लंघन करते हैं। सोशल नॉर्म्स और जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। बाल अपराधी एक किशोर होते हैं जो लगभग 12 से 21 वर्ष की आयु के मध्य होते हैं। उनकी सामाजिक गतिविधियां इतनी अधिक होती हैं कि उनके प्रति कानूनी कार्रवाई आवश्यक होती है। तो अगर हम अपराधी जो है डेलिक्वेंट जो बालक हैं उनके बारे में देखें तो भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बाल अपराध में वे सभी व्यवहार आ जाते हैं जिसमें सामाजिक नैतिक मूल्यों की अवहेलना की जाती है अथवा राष्ट्रीय बाल अधिनियम 1920, 1924, 1948, 1960 और 1978 का उल्लंघन होता है। तो इस तरह से वो क्या है? अर्जन करने की प्रवृत्ति, जोड़ना, धोखाधड़ी देना, उग्र प्रवृत्तियां, एग्रेसिव हो जाना और बचने या भागने की प्रवृत्ति हो जाना, और साथ में जो है यौन अपराध। तो इसके भी जो है अगर कारणों को देखें तो 2 कारण हैं बाल अपराध के, व्यक्तिगत कारण या पर्यावरणीय कारण। व्यक्तिगत कारण या इंडिविजुअल जो है देखें तो इसमें आपका हेरिडिटरी हो गया, वंशानुगत, शारीरिक, मानसिक। यदि हम पर्यावरणीय कारक देखें तो इसमें सामाजिक वातावरण, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण। तो यदि हम अब देखें व्यक्तिगत कारणों में 3 कारण हो गए, शारीरिक कारक, वंशानुगत कारक और मानसिक कारक।
शारीरिक में जो है आपका शारीरिक संरचना, शारीरिक दोष, पैतृक दोष, अविकसित शरीर, कम विकसित शरीर, गंभीर बीमारी। मानसिक कारक में देखें तो बौद्धिक कारक, ठीक है, इमोशनल इमेच्योरिटी, संवेगात्मक निर्बलता, ठीक है, मानसिक रोग, मनोस्नायु विकृति, दैट मीन नर्वस सिस्टम का सही न चलना, हीन भावना। वातावरण कारक में हमने देखा परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण। तो इस तरह से अब इसके उपचार क्या है? बाल अपराध के उपचार। क्यों? क्योंकि बाल अपराध क्या है? एक सामाजिक समस्या है। इसके उपचार करते समय दो बातें प्रमुख हैं। नंबर 1, जो बाल अपराधी है उनका उपचार करना। दूसरा, ऐसी शिक्षा तथा क्रिया करवाना जिससे वे पुनः अपराध में लिप्त न हो। और इसके लिए जो है वैज्ञानिक विधियां भी है बाल अपराध को दूर करने के लिए, जैसे पुनः शिक्षा। इसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना ही नहीं, वरन समस्या के प्रति जानकारी देकर आत्म का निर्माण करना है। दूसरा है निर्देशित विधि। इसमें बालक को अपनी दमित इच्छाओं और संवेगों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। वो क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है, ये अच्छी तरह सुनना, और उसके बाद फिर काउंसलिंग। तीसरा है प्रोत्साहन करना। चौथा है वातावरणीय उपचार। इस विधि में बालक के परिवार तथा सामाजिक वातावरण में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। और लास्ट है इसका सुझाव एवं परामर्श। उनको जो है सुझाव देना, सही परामर्श देना, जिससे कि वह बाल अपराध से हट जाए। अगला इसी में आता है मादक द्रव्यों व्यसनी बालक। वे बालक जो कि जो है ड्रग्स इत्यादि लेते हैं। तो मादक द्रव्यों का सेवन प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में इन पदार्थों का सेवन किया जाता था। चरस, अफीम, गांजा, कोकीन आदि सेवन करने वाले को मादक द्रव्य व्यसनी कहा जाता है। तो इसको हम 6 श्रेणी में विभाजित कर देते हैं। नंबर 1 शराब लेने वाले, दूसरा शामक पदार्थ, तीसरा उत्तेजक पदार्थ, चौथा तंत्रागत पदार्थ, पांचवा भ्रमोत्पादक पदार्थ और छठा निकोटीन। तो ये सारे जो है, अब इसका जो परिणाम है बहुत बुरा परिणाम है। मादक जो है ड्रग्स हैं, उनके अत्यधिक सेवन करने से स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती है, भूख कम लगती है तथा इन लोगों में विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन और सामाजिक मूल्यों को भूल जाता है। इसीलिए यह क्या है, सामाजिक विकास में बाधक होते हैं। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप ही दंगे, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, अभद्रता, अनैतिक कार्य ये बढ़ते रहते हैं। इसलिए इनको रोकने की सख्त आवश्यकता है। अगर इनको नहीं रोका गया तो इस तरह से जो है बालक जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समाज दूषित हो जाएगा। समाज दूषित होने से फिर आगे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं हो पाएगी। तो ये आवश्यक है कि हम दोनों तरह के बालकों को, नॉर्मल बालक और डिसेबल्ड बालक, दोनों को एक साथ जो है शिक्षा दें, जिसे हम जो है समावेशी शिक्षा का नाम देते हैं। सबको एक जैसी, एक तरह की शिक्षा और सही शिक्षा, जिसके कारण कि बालक जो है न तो क्रोध कर पाए और न उनमें कोई जो है इमोशनल इमेच्योरिटी हो, और जहां तक हो उनको सही परामर्श दें, जिससे कि समाज का विकास हो। यदि समाज सही है तो देश अपने आप ही स्वतः ही अग्रसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।